नमस्ते और कानूनी ज्ञान के मंच लीगल पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिखा राजता। आज हम हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा हाल ही में सुनाए गए महत्वपूर्ण निर्णयों पर चर्चा करेंगे, जो कानून के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं को स्पष्ट करते हैं। इन निर्णयों से हमें अपनी कानूनी प्रणाली की कार्यप्रणाली को समझने में और भी मदद मिलेगी। FAO नंबर 3/150 ऑफ 2024 केस का विवरण। केस का शीर्षक भूपिंदर पाल बनाम रोशन लाल और अन्य। केस नंबर FAO नंबर 350 ऑफ 2024। निर्णय की तिथि 30 जून 2025। न्यायाधीश माननीय श्री न्यायमूर्ति विवेक सिंह ठाकुर। यह मामला एक सिविल सूट से जुड़ा है, जहां मूल रूप से भूपिंदर पाल ने रोशन लाल और अन्य के खिलाफ स्थायी निषेधाज्ञा और कब्जे के लिए मुकदमा दायर किया था। मुकदमे के दौरान प्रतिवादी नंबर 1 रोशन लाल का 24 दिसंबर 2017 को निधन हो गया था। इसके बाद वादी ने रोशन लाल के कानूनी वारिसों को प्रतिस्थापित करने के लिए एक आवेदन दायर किया, जिसे 30 नवंबर 2018 को अनुमति दे दी गई। हालांकि ट्रायल कोर्ट द्वारा 18 अक्टूबर 2023 को पारित निर्णय में रोशन लाल को अभी भी प्रतिवादी नंबर 1 के रूप में दर्शाया गया था, जबकि उसी दिन तैयार की गई डिग्री शीट में उनके कानूनी वारिसों का उल्लेख था। जिला न्यायाधीश ने इस त्रुटि को यह मानते हुए निर्णय को रद्द कर दिया कि यह एक मृत व्यक्ति के खिलाफ पारित किया गया था और मामले को नए सिरे से विचार करने के लिए वापस भेज दिया। इस अपील में उच्च न्यायालय ने पाया कि यह केवल एक लिपिकीय त्रुटि थी, क्योंकि कानूनी वारिसों को पहले ही रिकॉर्ड पर लाया जा चुका था और वे मुकदमे में उपस्थित थे। न्यायालय ने जिला न्यायाधीश और संबंधित अधिवक्ताओं की खिंचाई की, जिन्होंने यह जानते हुए भी कि रोशन लाल मृत हैं, अपील दायर की और उस पर कार्यवाही की। लीगल पॉइंट्स इन्वॉल्व्ड इन दिस केस। मृत व्यक्ति के विरुद्ध निर्णय, जजमेंट अगेंस्ट अ डेड पर्सन। कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908, ऑर्डर्ड बाइटूस रूल 4। न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि यदि किसी मृत प्रतिवादी को मुकदमे की लंबितता के दौरान उसके कानूनी वारिसों के माध्यम से प्रतिस्थापित कर दिया गया है और कानूनी वारिसों को उचित रूप से सूचित किया गया था और वे वकील द्वारा प्रतिनिधित्व कर रहे थे, तो ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित निर्णय और डिक्री शून्य नहीं मानी जाएगी। ये तब भी लागू होता है जब निर्णय के झापन में एक लिपिकीय त्रुटि होती है, लेकिन डिक्री शीट में सही प्रतिस्थापन दिखाया जाता है। मिसकॉन्डक्ट ऑफ एडवोकेट्स एंड पार्टीज। प्रोफेशनल मिसकॉन्डक्ट ये कदाचार है यदि अधिवक्ता और पक्षकार ये जानते हुए भी कि एक व्यक्ति मर चुका है और उसके कानूनी वारिसों को पहले ही प्रतिस्थापित किया जा चुका है, फिर भी एक मृत व्यक्ति की ओर से अपील दायर करते हैं। यह न्यायालय के समक्ष गलत बयानी और भौतिक तथ्यों को छिपाने के समान है, जिससे गलत आधार पर आदेश प्राप्त किया जा सके। प्रेजेंटेशन ऑफ एविडेंस इन ट्रायल। एग्जामिनेशन इन चीफ ऑन एफिडेविट। यदि एक प्रतिवादी गवाह के मुख्य परीक्षा के शपथ पत्र को उचित तरीके से साक्ष्य में प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तो यह प्रतिवादी की ओर से एक चूक मानी जाती है। इस चूक के परिणाम प्रतिवादी को भुगतने होंगे, न कि इसका उपयोग वादी के पक्ष में पारित डिक्री को रद्द करने के लिए किया जा सकता है। न्यायिक कर्मचारियों का कर्तव्य, ड्यूटी ऑफ जुडिशियल स्टाफ, रिकॉर्ड्स की जांच, स्क्रूटनी ऑफ रिकॉर्ड्स। सिविल अहलमदों और अन्य न्यायालय कर्मचारियों का कर्तव्य है कि वे अपील दस्तावेजों की ठीक से जांच करें, जिसमें अपील में पक्षकारों के झापन की तुलना निर्णय और डिक्री शीट से करना शामिल है। यदि वे पाते हैं कि अपीलकर्ता मृत है और पहले से ही प्रतिस्थापित किया जा चुका है, तो उन्हें या तो अपील वापस कर देनी चाहिए या जिला न्यायाधीश के समक्ष रिपोर्ट करनी चाहिए। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने जिला न्यायाधीश के आदेश को रद्द कर दिया। मामले को जिला न्यायाधीश को वापस भेज दिया गया है, ताकि कानून के अनुसार और इस निर्णय में की गई टिप्पणियों के आलोक में अपील पर नए सिरे से निर्णय लिया जा सके। ट्रायल कोर्ट को अपने रिकॉर्ड और निर्णय में आवश्यक सुधार करने का भी निर्देश दिया गया है और जिला न्यायाधीश को 15 दिनों के भीतर अपील पर निर्णय लेने का निर्देश दिया गया है। न्यायालय ने अधिवक्ताओं और न्यायिक कर्मचारियों को भविष्य में ऐसी त्रुटियों से बचने के लिए उचित परिश्रम और सावधानी बरतने की चेतावनी भी दी है। एक छोटा सा अनुरोध, अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो कृपया हमारे चैनल लीगल पॉइंट को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में लिखें और इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। साथ ही नए वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाना न भूलें। दूसरा मामला C.WP नंबर 4/1334 ऑफ 2025। केस का शीर्षक बायोकिनेटिक ड्रग्स P
लिमिटेड और अन्य बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य और अन्य। केस नंबर C.W.P नंबर 4334 ऑफ 2025। निर्णय की तिथि 30 जून 2025। न्यायाधीश माननीय श्री न्यायमूर्ति अजय मोहन गोयल। यह याचिका बायोकिनेटिक ड्रग्स पी लिमिटेड और एक अन्य द्वारा दायर की गई थी, जिसमें राज्य औषधि नियंत्रक हिमाचल प्रदेश द्वारा जारी किए गए जब्ती आदेशों और एक मानक संचालन प्रक्रिया SOP को चुनौती दी गई थी। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि SOP, जिसमें मनोरोग दवाओं की बिक्री की जानकारी पुलिस और अन्य अधिकारियों को भेजने का निर्देश था, बिना किसी वैधानिक समर्थन के जारी की गई थी और उनके मौलिक और संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन करती थी। उच्च न्यायालय ने अपने विचार को केवल SOP की वैधता तक सीमित रखा। न्यायालय ने पाया कि राज्य औषधि नियंत्रक के पास ऐसा निर्देश जारी करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं था, खासकर इसलिए कि ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 और उसके नियम, जो स्वयं में एक पूर्ण संहिता हैं, ऐसी शक्ति प्रदान नहीं करते हैं। न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि विवादित SOP कानून की दृष्टि में अस्थिर है और इसे रद्द कर दिया। लीगल पॉइंट्स इन्वॉल्व्ड इन दिस केस: स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, SOP की वैधता, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 134 धारा 18B, 22 और 33, 2E और E, सेक्शन 18B, 22, 32E एंड E। न्यायालय ने माना कि राज्य औषधि नियंत्रक के पास ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत एक मानक संचालन प्रक्रिया SOP जारी करने का कोई वैधानिक आधार, कार्यकारी क्षमता या कानूनी अनुमोदन नहीं है, जो फार्मास्यूटिकल कंपनियों पर शर्तें लगाता हो। रिकॉर्ड का रखरखाव और सूचना प्रस्तुत करना, मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स एंड फर्निशिंग इंफॉर्मेशन। ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 सेक्शन 18B एंड 33(2)E धारा 18B में कहा गया है कि धारा 18C के तहत लाइसेंस रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति को निर्धारित रिकॉर्ड, रजिस्टर और अन्य दस्तावेज बनाए रखने होंगे और इस अधिनियम के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए किसी भी अधिकारी या प्राधिकरण द्वारा आवश्यक जानकारी प्रस्तुत करनी होगी। धारा 33 की उपधारा 2 का खंड E से केंद्र सरकार को नियमों के माध्यम से धारा 18B के तहत रखे जाने वाले रिकॉर्ड, रजिस्टर या अन्य दस्तावेजों को निर्धारित करने का अधिकार देता है। निरीक्षण की शक्ति, पावर ऑफ इंस्पेक्शन। ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 सेक्शन 22 अधिनियम की धारा 22 किसी भी इंस्पेक्टर को निरीक्षण की शक्तियां प्रदान करती है, जो अधिनियम की धारा 23 और केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अधीन है। यह धारा राज्य औषधि नियंत्रक को विवादित SOP जैसे नोटिफिकेशन जारी करने का अधिकार नहीं देती है। लाइसेंस की शर्तें और रिकॉर्ड रखना, कंडीशंस ऑफ लाइसेंस एंड रिकॉर्ड कीपिंग। ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स रूल्स 1945 रूल 74B एंड 74M। नियम 74B में कहा गया है कि लाइसेंसधारी अधिनियम और इन नियमों के प्रावधानों का पालन करेंगे। नियम 74AM के तहत फॉर्म 25F, फॉर्म 25F में लाइसेंस प्राप्त करने वाले लाइसेंसधारियों को तिमाही आधार पर लाइसेंसिंग प्राधिकरण को बिक्री का विवरण अग्रेषित करना होगा और सभी लेन देन का विस्तृत खाता रखना होगा, जिसमें विनिर्माण में दवाओं के उपयोग, उत्पादन विवरण और निर्मित दवा की बिक्री शामिल है। केंद्र सरकार की अधिसूचनाएं बनाम राज्य की SOP। सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशंस वर्सेस स्टेट SOPs। स्टैट्यूटरी इंटरप्रिटेशन एक केंद्र सरकार की अधिसूचना जो ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स नियम 1945 में संशोधन करती है और इसके कार्यान्वयन के लिए राज्य औषधि नियंत्रकों द्वारा SOP की आवश्यकता का उल्लेख नहीं करती है, उसे राज्य औषधि नियंत्रक द्वारा ऐसी SOP जारी करने के औचित्य के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता है। उच्च न्यायालय ने इस रिट याचिका को अनुमति दी और राज्य औषधि नियंत्रक द्वारा जारी किए गए विवादित कार्यालय आदेश SOP अनुलग्नक P4 दिनांक 4 जून 2021 को रद्द कर दिया। इसे इस आधार पर रद्द किया गया कि यह ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 और उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के तहत किसी भी वैधानिक समर्थन, कार्यकारी क्षमता या कानूनी मंजूरी के बिना जारी किया गया था। आज के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि ये कानूनी विश्लेषण आपके लिए उपयोगी रहे होंगे। लीगल पॉइंट पर ऐसे ही महत्वपूर्ण कानूनी अपडेट्स के लिए हमसे जुड़े रहें। अगले एपिसोड में हम कुछ और दिलचस्प कानूनी विषयों पर चर्चा करेंगे। एक बार फिर से कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें। आपकी होस्ट शिखा राजता को इजाज़त दें।
नमस्कार।